अस्सलाम वालेकुम जी। मैं मुख्तार हसन हूँ और मेरे साथ सदीक जान साहब मौजूद हैं। सदीक भाई, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। सदीक जान साहब, ये बताइएगा सबसे पहले कि बुशरा बीबी की रिहाई जो है वो ईद से पहले कहा जा रहा है कंफर्म है। हम पहले तो आप इस पे बात कीजिएगा, उसके बाद जो है वो सोहेल आफरीदी साहब ने जो आज रिलीफ दिया है, और उसके अलावा सदुल्ला खान साहब ने जो एक खबर दी है कि भाई अब हुकूमत को ये कहा गया है कि भाई आप अपना बोरिया बिस्तर गोल करने की जो है ना वो फुल तैयारी करें, और अब थोड़ा टाइम रह गया है। जो कल शुमाइला राना ने एक प्रोग्राम में कहा है कि हम 110 रुपये भी अगर बढ़ा देते तो आप क्या कर लेते। उसके बाद जो है वो चीज़ें जो हुई हैं वो थोड़ा बताइएगा। देखें, सबसे पहले आपने बात की बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई के हवाले से। देखें, बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई के हवाले से बिल्कुल पहले तो कोशिश ये की गई कि तीन शराइत रखी गई, कि तीन चार शराइत रखी गई कि अगर बुशरा बीबी ये शराइत मान लेती हैं तो उनकी रिहाई हो जाएगी। उनमें से पहली शर्त ये थी कि वो मीडिया टॉक नहीं करेंगी, पार्टी की मीटिंग्स को चेयर नहीं करेंगी, और तीसरी शर्त ये थी कि वो कोई एजिटेशन नहीं करेंगी, कोई लॉन्ग मार्च की या एहतजाज की कॉल नहीं देंगी। और अगर उनको ये कहा गया कि वो ये तीन कमिटमेंट्स दे दें तो उनको रिहा कर देते हैं। उसके बाद वो बनी गाला रहना चाहती हैं, बनी गाला रहें। वो जमान पार्क रहना चाहती हैं, जमान पार्क रहें। वो सीएम हाउस रहना चाहती हैं, सीएम हाउस रहें। वो केपी हाउस रहना चाहती हैं, केपी हाउस रहें। और ये भी कहा गया कि हफ्ते में उनकी 2 मुलाकातें करवाई जाएंगी, मंगल को और जुमेरात को इमरान खान साहब के साथ। लेकिन बुशरा बीबी ने, मेरी इतला ये है कि ये शराइत मानने से इनकार कर दिया कि ये शराइत वो नहीं मानेंगी। और खान साहब से भी मशवरा हुआ, उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल किसी शर्त पे बुशरा बीबी की रिहाई नहीं कबूल की जाएगी। लेकिन उसके बावजूद जो लतीफ़ खोसा साहब कह रहे हैं कि बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई हो सकती है, उसके बावजूद ये सोचा जा रहा है कि बुशरा बीबी साहिबा को रिहा कर दिया जाए। मान तो वो नहीं रही, लेकिन क्यों सोचा जा रहा है? सोचा इसलिए जा रहा है कि इस वक्त अगर आप पाकिस्तान के हालात देखें, बहुत ही ज़्यादा ख़राबी और तबाही की तरफ जा रहे हैं। हुकूमत से जो ब्लंडर हुआ है, जो 55-55 रुपये, और ये मैं हैरान हूँ, हमने भी इस पे बात उस तरह से नहीं की। ये 55-55 रुपये नहीं बढ़ा, ये इस तरह से बढ़ा है कि आप ये देखें कि 28 फरवरी को जो बढ़ाया गया 5-5, 7-7 रुपये, तो ये एक तरह से कोई 60 रुपये से ऊपर फी लीटर जो है वो पेट्रोल और डीजल बढ़ा है। जब 60 रुपये से ऊपर पेट्रोल और डीजल बढ़ा है तो ये 55 रुपये तो ना हुआ, एक हफ्ते में आपने बढ़ा दिया। और ये मैं आपको बता दूं कि ये आगे फिर बढ़ाएंगे, बिल्कुल एक हफ्ते के बाद कहा जा रहा है। ये एक हफ्ते के बाद फिर बढ़ाएंगे। लेकिन अब जो एक हफ्ते के बाद उन्होंने बढ़ाना था उसमें इनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा आ गया। आपने देखा कि इनके जो पेड एंकर्स हैं, जो इनके पेड सहाफ़ी हैं, वो भी बहुत ज्यादा जो है इनके ऊपर जो है वो तनकीद कर रहे हैं, और उनमें से भी कोई दिफा नहीं कर रहा। इनके जो सहाफ़ी हैं, जो इनको हर मामले में, जो आप देखें ना, जो 26 नवंबर पे इनको डिफेंड करते थे, जो मुरीद के पे इनको डिफेंड करते थे, वो भी उनकी भी बस हो गई है। क्योंकि जाहिर है अब वो इसलिए एतराज़ कर रहे हैं कि उनको जो खुफिया अकाउंट से जो तनख्वाहें दी जाती हैं, तो उन्हें लगता है कि वो कम है, अब महंगाई ज़्यादा हो गई है, तो उनका तो कोई मसला नहीं, वो मैनेज हो जाएंगे। उनका लाख लाख 2-2 लाख और बढ़ा दिया जाएगा टाउट्स का। लेकिन कोई भी इन चीज़ों को आके डिफेंड करने को तैयार नहीं है। अच्छा, पीपल्स पार्टी MQM पसे पर्दा वो ऑन बोर्ड थे, चाहे वो पीस बोर्ड में जाने का मामला हो, चाहे वो ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नामजद करने का मामला हो, चाहे वो पेट्रोल और डीजल कीमतें बढ़ाने के हवाले से। लेकिन पब्लिकली आके वो कहते हैं जी हम तनकीद तो कर नहीं रहे हैं, मानते ये वो। तनकीद कर रहे हैं। तो अब इस वक्त पाकिस्तान के इंटरनल हालात जिधर जा रहे हैं, जितनी आवाम के अंदर नफरत बढ़ रही है, और जो आपने शुमाइला राना की बात की, उन्होंने राय साकिब खैरल साहब के प्रोग्राम में ठीक कहा, उन्होंने गलत नहीं कहा, इस पर मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। उन्होंने कहा कि अगर हम 110 रुपये भी बढ़ा देते तो तुम हमारा क्या कर लेते। बात तो वो ठीक कर रही है, इनका कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि आवाम निकलती नहीं है। ताजरों के साथ, ताजरों का 3-3.5 हज़ार अरब का 3-4 सालों में नुकसान हो चुका है। किसान नहीं निकला, ताजर नहीं निकलता, तनख्वाहदार तबका नहीं निकलता, गरीब जो अपना रियल एस्टेट वाले नहीं निकलते, कंस्ट्रक्शन वाले नहीं निकलते, मजदूर नहीं निकलते, कोई भी इनके मतलब मुरीद के में इन्होंने क्या किया, तहरीक लबैक नहीं निकल सकी। 26 नवंबर तहरीक इंसाफ कुछ नहीं कर सकी। तो अभी 40 लोग शहीद हो गए ये ईरान वाले मामले के ऊपर, कोई इनका कुछ नहीं कर सका। तो ये इनका कॉन्फिडेंस ठीक है कि इनके कॉन्फिडेंस की वजह 26 नवंबर मुरीद के अभी जो कुछ उन्होंने किया, ये सारी वजूहत हैं। अब इस सारे मामले में उसके बावजूद, क्योंकि देखें ना, ये जो 55 रुपये पेट्रोल और डीजल बढ़ा है और 100% बिजली की कीमतें बढ़ने जा रही हैं, यानी जिसका बिल 3,000 आता था अब 6,000 आएगा, जिसका 6,000 आता था उसका 12,000 आएगा। बेरोजगारी मजीद बढ़ने जा रही है क्योंकि लोग अपने कारोबारों को मजीद बंद करेंगे, कम करेंगे, क्योंकि लोगों की बाइंग कैपेसिटी तो होगी नहीं।
बाइंग कैपेसिटी लोगों की कम होगी। क्यों लोगों की बाइंग कैपेसिटी कम होगी? इसलिए लोगों की बाइंग कैपेसिटी कम होगी कि एक बंदा है, उसके घर उसकी बचत होती थी सारे ज़रूरी खर्चे निकाल के 15,000 में वो कोई चीज़ परचेज कर लेता था। अब जब उसकी वो 15,000 जो कोई चीज़ खरीद लेता था वो भी पेट्रोल और डीजल में चला जाएगा, और वो जो हर चीज़ महंगी हो जाएगी। क्योंकि देखें ना, पेट्रोल और डीजल से हर चीज़ इसलिए महंगी हो जाती है कि आप जब किराने स्टोर से कोई चीज़ लेने जाते हैं, जितनी भी चीज़ें तो वो कहीं ना कहीं से आती है ना, ट्रांसपोर्ट होके आती हैं, तो वो महंगी होंगी। हम मोस्टली चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, वो महंगी होंगी। तो हर चीज़ महंगी हो जाती है पेट्रोल और डीजल के बढ़ने से। जब हर चीज़ महंगी होगी तो लोगों के ज़रूरी खर्चात इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि उनके पास सेविंग होगी नहीं, तो इससे क्या कारोबार कम होंगे, दुकानदारों की वो सेल परचेज नहीं होगी। तो पहले लोगों के देख लें कि कितने लोग हैं बेचारे जो क्योंकि आप बदकिस्मती से हमारे यहाँ एक इन्वायरमेंट इस तरह का बन गया है कि शादियों के ऊपर इतना ज़्यादा ये अखराजात किए जाते हैं कि अब जो इतने अखराजात नहीं कर सकता तो वो शादी बच्चियों की करता ही नहीं है, क्योंकि एक ऐसा ट्रेंड बन गया है। अब तो यहाँ पे खुदा न खासा किसी की फौतगी हो जाए तो मुश्किल हो गया है। जितने खाने पकाने पड़ते हैं और जो चीज़ें करनी पड़ती हैं, बहुत कम इलाके हैं, गिने चुने 10-12 इलाके होंगे जहाँ बहुत उन्होंने अपना एक माहौल इस तरह का बनाया हुआ है, कल्चर इस तरह का बनाया हुआ है, रवायत इस तरह की बनाई हुई है कि कोई पैसे वाला बंदा हो, गरीब बंदा हो, फौतगी होगी तो उनकी एक फिक्स डिश होती है कि ये होगी, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं होगी। और फिर ये भी अभी चंद शहरों में ये जगहों पर रह गया है कि किसी की फौतगी होगी तो वहाँ पे खाना ना खाओ यार, उन लोगों को ना जलील करो। लेकिन ओवरऑल हालात हमारे बहुत अजीबोगरीब तरफ चले गए। तो इनको ही नज़र आ रहा है कि तंग आमद बजंग आमद की तरफ चीज़ें जा रही हैं। पेट्रोल डीजल की इन कीमतों के बाद और बिजली की कीमतों और गैस की कीमतों में इजाफे के बाद और बेरोजगारी के बढ़ने के बाद, अनसर्टेनिटी के बढ़ने के बाद शायद हालात उस नहज पे चले जाएं कि लोग कहें कि खुदकुशियों से फिर बेहतर है कि हम इनके दफ्तरों के बाहर जाते हैं, इनका घेराव करते हैं। तो चीज़ें ट्रिगर कर सकती हैं एक ऐसे टाइम के ऊपर जब पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि आप देखें कि रोज़ाना 7 से 10 एवरेज शहादतें हो रही हैं। तो इस्लामाबाद में आप देख लें कि जिस नाके पे आप जाएं, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई होती हैं। ज़ाहिर है थ्रेट है और सही है, जस्टिफाइड है, ये मैं नहीं कह रहा कि गलत है। तो अफगानिस्तान का बॉर्डर हमारा गर्म है, भारत हमारे बॉर्डर पर मशक़ें कर रहा है। इसराइल और अमेरिका की जो जंग है ईरान के साथ, उसकी वजह से पूरी दुनिया में महंगाई आ रही है। पाकिस्तान में महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने जा रही है। पेट्रोल डीजल कीमतें और बढ़नी है, इन्होंने और माल बनाना है, क्योंकि इन्होंने क्यों पेट्रोल डीजल और महंगा करना है। मैं बार बार ये कह रहा था, मेरी ट्वीट्स उठा के देख लें कि ये इस जंग को के क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में तब्दील करेंगे। इतनी आलमी मार्केट में प्राइसेस नहीं बढ़ेंगी जितनी ये पाकिस्तान में बढ़ाएंगे। अब पूरे मार्च का पेट्रोल और डीजल तो पहले पड़ा हुआ था, बिल्कुल 1 महीने का तो उन्होंने कहा है कि हमारे पास पड़ा हुआ है, और अब ये पता चल रहा है कि 1 महीने का नहीं, 1.5 महीने का इनके पास पड़ा हुआ था। अब 1.5 महीने के लिए फी लीटर 55 रुपए इजाफी ये कमा रहे हैं। 55 भी नहीं, 62-65 रुपए जो पीछे इन्होंने एक हफ्ता पहले पढ़ा है 28 फरवरी को। देखें इस वक्त चीजें उस नहज पे जा रही हैं कि मामला ट्रिगर हो सकते हैं, लीडरलेस लोग निकल सकते हैं। पीटीआई अगर एजुटेशन की तरफ जाती है तो अब चांसेस 99% है कि लोग इनके साथ पीटीआई के साथ निकल आएंगे। तो इसलिए अब यह है कि पीटीआई को थोड़ा सा ठंडा किया जाए, सीबीएम्स किए जाए, बातचीत की जाए। और इनका यह ख्याल है कि अगर बुशरा बीबी को रिहा कर देते हैं तो पीटीआई शायद ये कहे कि अब ठंडा हो जाए और पीटीआई कहे कि अब बातचीत के जरिए चलें जी, बुशरा बीबी रिहा हो गई हैं तो अब शायद खान साहब भी आ जाएं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं किसी सूरत भी इमरान खान की रिहाई नहीं देख रहा। उसकी रीज़न यह है कि इस वक्त चाहे वो अफगानिस्तान का इशू हो, चाहे वो इंटरनल दहशतगर्दी का खासतौर पर केपी में इशू हो, बलोचिस्तान में इशू हो, ईरान और ईरान का मामला हो, अमेरिका और इसराइल की पॉलिसी हो, इन तमाम चीज़ों पर इमरान खान की जो पोजीशन है वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो मौजूदा निज़ाम की पोजीशन है, जो इमरान खान की पोजीशन है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लिहाजा मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ये इमरान खान को रिहा करेंगे। बुशरा बीबी की रिहाई बिल्कुल हो सकती है, डील के जरिए नहीं होगी, लेकिन फिर भी शायद ये उनको रिहा कर दें ताकि पीटीआई को थोड़ा सा ठंडा करके रखा जाए। क्योंकि जो अभी जो लास्ट मीटिंग्स हुई हैं 3-4 पीटीआई की, उसमें यही डिसाइड किया गया है, जिसमें जुनैद अकबर साहब का मेरी इत्तला है कि मीटिंग में जुनैद अकबर साहब ने ये कहा कि ये वो हमारा उन दुश्मनों से पाला पड़ा हुआ है जो इतने कमजोर हैं कि कमज़ोर होते हैं तो पाँव पकड़ते हैं, ताकतवर होते हैं तो गिरबान पकड़ते हैं। इन्होंने कहा ये इस वक्त कमज़ोर हैं, हमारे पाँव पड़े हुए हैं, अगर हमने इनको टाइम दिया तो ये और ज़्यादा आगे चल के हमारे पर जुल्म करेंगे। तो उन्होंने कहा कि एजुटेशन शुरू करो, और तय यही हुआ है कि आपस में पीटीआई के अंदर के इख्तलाफात ख़त्म किए जाएँ, आपस के इख्तलाफात ख़त्म करके और लाएमल बनाया जाए। और कहा गया है कि आप अवामी इशूज़ को हाईलाइट करें, लोगों की गुर्बत बढ़ती हुई, बेरोजगारी बढ़ती हुई, महंगाई बढ़ती हुई, इन चीज़ों पर बात करें। और ये कहा गया है कि जिसकी जो कैपेसिटी है
जो 10 बंदों तक पैगाम पहुंचा सकता है उन तक पहुंचाए, जो एक दुकान पे जा सकता है वो एक दुकान पे जाए, जो सिर्फ ट्वीट्स कर सकता है वो ट्वीट करे, जो वीडियो बयान जारी कर सकता है वीडियो पैगाम जारी करे, जो ताजरों के साथ मिलकर बयान जारी कर सकता है वो करे, जो ट्रांसपोर्टर्स को मिलकर कुछ कर सकता है। यानी जिसकी जो कैपेसिटी है वो करे। और कहा गया कि ये बंद कर दो एक दूसरे को गद्दार करार देना, जिसकी जो कैपेसिटी है वो उस कैपेसिटी पे जाए, वो अपना किरदार अदा करे, और ताकि हुकूमत को दीवार से लगाया जाए, इनके खिलाफ बयानियां बनाया जाए। क्योंकि सोहेल आफरीदी ने मीटिंग में इनको एक बात कह दी है कि केपी की तरफ से आप बेफिक्र हो जाएं, जब हमने निकलना होगा 3 से 5 लाख लोग मेरी जिम्मेदारी है, हम लेके निकलेंगे। सही है। आप बाकी सूबों में जो कर सकते हैं वो करें। जिसकी जो उन्होंने कहा कि हमें इदराक है कि ज़ाहिर है पंजाब के अंदर इस वक्त जबर फसाइयत बर्बरियत है, लेकिन जितना इनको एक्सपोज कर सकते हो करो, जितना आवाम को इनके हालात बता सकते हो बताओ। और दोबारा ये कहा गया तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के अंदर डिस्कस हुआ है कि एक स्लोगन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाए और आवाम को के लिए वीडियो पैगाम जारी किए जाए, और स्लोगन ये होना चाहिए कि इनसे मुल्क नहीं चल रहा। और ये भी कहा गया है कि इस पे आप आवाम को बताएं, कम्युनिकेट करें कि जो इन्होंने पेट्रोल डीजल बढ़ाया है किस चीज़ पे क्या इंपैक्ट आएगा, आवाम पे क्या इंपैक्ट आएगा, ये आगे कैसे गलत फैसले करने जा रहे हैं। इस वक्त हमारी जो मौजूदा सिस्टम है वो हर चीज़ में फंस गया है, इकोनॉमी में फंस गया है, इंटरनल सिक्योरिटी में फंस गया है, बॉर्डर की सूरत हाल, अफगानिस्तान के बॉर्डर की सूरत हाल आपके सामने, ईरान के बॉर्डर की सूरत हाल आपके सामने है, भारत के बॉर्डर के सूरत हाल आपके सामने है, ट्रंप के साथ मामला आपके सामने है, खलीजी ममालिक के साथ सूरत हाल आपके सामने है। अब सऊदी अरब के साथ हमारा दिफाई मुआहदा है और उसमें यही है कि जो भी सऊदी अरब को खतरात होंगे तो हम उनको डिफेंड करेंगे। तो उसमें अब सऊदी अरब कह रहा है कि आप आएँ, ये जो ईरान वाला मामला है इसके ऊपर अब उसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान कोशिश करेगा कि सफारती अपनी कोशिश भी करे कि ईरान से अटैक ना हो, लेकिन ईरान से अटैक हो रहे हैं। आपने देखा कि चंद घंटे पहले 2-3 लोग जान से चले गए सऊदी अरब में, 12-13 जख्मी हो गए, और ये बड़ा एक मसला है। ऑयल प्राइसेस जितनी बढ़ रही हैं तो ये तो अगर 20 रुपए बनी होंगी तो 40 रुपए बढ़ाएंगे। और ये जो शुमाइला राना ने बयान दिए दुरुस्त, उन्होंने बताया कि 110 रुपए इन्होंने बढ़ाना ही बढ़ाना है, तो आगे 55 रुपए और बढ़ाएंगे। तो चीज़ें जो है ना वो इनके हाथ से निकलती जा रही हैं, इसलिए ये चाहेंगे कि पीटीआई को जो है वो दें, थोड़ा सा सीबीएम्स करें उनके साथ। उसमें यही है कि बुशरा बीबी को फिलहाल रिहा कर दिया जाए, और ये भी ये सीबीएम के तौर पे कर सकते हैं कि इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट कर दें। लेकिन अगर पीटीआई ने कोई मज़ामत सीरियस की तो, ताकि उनके टेस्ट वगैरह हों और सारी चीज़ें हों, तो बहरहाल मामलात इस हुकूमत और निज़ाम के हाथ से निकलते जा रहे हैं। अगर पीटीआई वो जिस तरह से कहते हैं ना कि 100 में से 33 नंबर आपको चाहिए होते हैं पास होने के लिए, अब तो बढ़ गए हैं बहुत, ठीक है। अगर ये 33% भी मज़ामत कर लेना तो इमरान खान रिहा हो सकता है, क्योंकि इस वक्त हुकूमत हर तरफ से फंसी हुई है, हर तरफ से फंसी हुई है। अगर पीटीआई बेहतर पॉलिटिक्स कर सके और मज़ामत कर ले तो इमरान खान रिहा होंगे, लेकिन बुशरा बीबी की रिहाई की बात हो रही है बिल्कुल, और वो डील के लिए नहीं मान रही, और ना भी माने तो उनको ये रिहा जो है वो कर सकते हैं। नहीं, जो असदुल्ला खान साहब की जो खबर है जिसपे उन्होंने कहा है कि हुकूमत को जो है ना आखिरी देखें पावरफुल जो हल्की है, देखें बात यह है कि ये एक बड़ा लंबा मौजू है, इस पे फिर किस वक्त बात करेंगे। इस पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे फिर किस वक्त बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सिद्दीक जान साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जो भी नई अपडेट होगी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अभी इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नुमान मलिक हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरजे नुमान मलिक ऑफिशियल। मेरे साथ सिद्दीक जान साहब मौजूद हैं। सर, आज ट्विटर पे मैं देख रहा था, एक तो आपको धमकियां दी जा रही हैं, आपकी कोई अली अमीन गंडापुर साहब की टीम की तरफ से कोई वीडियो आपकी आई है और वो कह रहे हैं कि आपकी एक और वीडियो है और उस वीडियो में आप कोई लिफाफा ले रहे हैं। ये क्या माजरा है? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, ये इंटरेस्टिंग है। बात यह है कि हमारे ऊपर ना लिफाफा, एक तो उन्होंने ज़ाहिर अली अमीन गंडापुर साहब के बड़े करीबी हैं और उनकी ना समझ आती है उनको, उनकी तनकीद की समझ आती है। खैर, उन्होंने मेरे ऊपर तो मेरा ख्याल है कोई पहली या दूसरी बार तनकीद किया है, लेकिन रोज़ाना वो 10 से 12-14 ट्वीट्स जो हैं वो सोहेल आफरीदी के ख़िलाफ़ करते हैं। और मेरे ऊपर क्यों उन्होंने तनकीद की उस पर भी आता हूँ। और ज़ाहिर है वो इसलिए भी डिस्टर्ब हैं, और मैंने उनको रिस्पॉन्ड नहीं किया ट्विटर पे। वो इसलिए डिस्टर्ब हैं कि ज़ाहिर है अली अमीन गंडापुर साहब जब वज़ारत आला से हटे हैं तो उनकी जो कोर टीम थी, ज़ाहिर है वो भी इस बात पे अपसेट हैं, और उनका ये ख्याल है कि अली अमीन गंडापुर साहब को नहीं हटाया जाना चाहिए था। और उनका ये ख्याल है, जो अली अमीन गंडापुर साहब के करीबी लोग हैं वो ये समझते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से इमरान खान साहब को मिसगाइड किया गया है, और मिसगाइड करके और इमरान खान साहब को मिसगाइड करके और अली अमीन गंडापुर साहब को हटवाया गया है। तो वो इसलिए बहुत ज़्यादा
वो हर्ट हैं और वो अगेंस्ट हैं उन तमाम लोगों के जिनको वो समझते हैं कि वो जाके और पैगाम देते थे इमरान खान साहब को, जिसमें से एक जो नाम अली अमीन गंडापुर साहब खुद लेते हैं वो अलीमा खानम साहिबा का है। और आपको पता है कि उन्होंने अलीमा खानम साहिबा पे ये भी इल्ज़ाम लगाया था कि वो MI जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है उसके साथ वो काम करती हैं और वो इमरान खान को नुकसान पहुंचा रही हैं, पार्टी को नुकसान पहुंचा रही हैं। तो ये सारी बात उन्होंने की थी। यानी उन्होंने तो अलीमा खानम साहिबा पे ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगाया जो इमरान खान साहब की बहन है, तो हम तो मैटर ही नहीं करते कि हम क्या चीज़ हैं। और दूसरा यह है कि अब वो क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला थे, उनको हटा के सुहेल अफरीदी साहब को लगाया गया, तो अब वो सुहेल अफरीदी साहब के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हैं क्योंकि वो ये समझते हैं, जो अली अमीन गंडापुर साहब एक करीबी लोग हैं, कि अली अमीन गंडापुर साहब ही डिज़र्व करते थे इस ओहदे पे रहना। और तीसरी उनकी ये है कि वो ये कहते हैं कि जी अली अमीन गंडापुर साहब, उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अली अमीन गंडापुर बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे थे, गवर्नेंस में भी बहुत अच्छा काम कर रहे थे, खान की रिहाई के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रहे थे, रेजिस्टेंस भी कर रहे थे, तो उनको गलत हटाया गया है। और वो ये कहते हैं कि सुहेल अफरीदी उस तरह का काम नहीं कर रहे जिस तरह का अली अमीन गंडापुर साहब काम कर रहे थे। तो ये अली अमीन गंडापुर साहब की टीम की तनकीद है। तो देखें, मेरे ऊपर बहुत लोग तनकीद करते हैं और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमें बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए। हमारे ऊपर अगर हम लोगों पे तनकीद करते हैं तो लोगों का भी राइट है कि हमारे ऊपर तनकीद करें। हाँ, मैंने रिस्पॉन्ड उनको ट्विटर के ऊपर इसलिए नहीं किया कि उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो ऐसे नहीं थे कि उनके अंदर कोई ऐसी जान नहीं थी कि मैं उनको रिस्पॉन्ड करूँ। क्योंकि एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ टेक्निकल, जब आप कोई ऐसे ट्विटर अकाउंट्स होते हैं जो तवज्जो हासिल करना चाह रहे होते हैं, और वो तवज्जो हासिल क्यों करना चाह रहे होते हैं, क्योंकि वो ट्विटर अकाउंट्स जो है ना, वो जिस पर्पस के लिए लगे हुए होते हैं वो चाहते हैं कि उनकी रीच ज़्यादा हो। जब आप कोई बड़ा अकाउंट, ठीक है, जब कोई बड़ा अकाउंट जो है वो किसी छोटे अकाउंट को रिस्पॉन्ड करता है, तो वो जो छोटा अकाउंट है वो भी मतलब थोड़ा सा उसकी सोशल मीडिया के ऊपर रीच बढ़ जाती है और फिर उसकी वो बाकी चीज़ें भी लोगों तक पहुंचने लग जाती हैं। तो इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ दोस्तों को कि वो अकाउंट्स जिनका, देखें, एक है कि आप पे किसी ने नेकनियती के साथ तनकीद की है, छोटे अकाउंट है, उसके 5 फॉलोअर हैं, 10 फॉलोअर हैं, वो मैटर नहीं करते, आप उनको रिस्पॉन्ड करें। आप पे कोई नेकनियती से तनकीद कर रहा है ना, आपसे सवाल कर रहा है। और मैं वो हूँ, जितने हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं मुझे नहीं पता, और कितने हमारे ऐसे सहाफ़ी दोस्त हैं, रिपोर्टर दोस्त हैं, मैं वो हूँ जो 40 से 45 हज़ार लोगों को ट्विटर पे फॉलो करता हूँ, 40 से 45 हज़ार लोगों को फॉलो करता हूँ। और मैं 40 से 45 हज़ार लोगों को जो फॉलो करता हूँ, क्यों करता हूँ मैं? इसलिए उनको 40-45 हज़ार अकाउंट्स को फॉलो करता हूँ कि एक कोई भी अकाउंट है वो आपको रीट्वीट कर रहा है, आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है, आपको रिप्लाई कर रहा है, आप उसे और तो कुछ नहीं दे सकते ना, आप उसे रिस्पेक्ट तो दे सकते हैं आप, और यही रिस्पेक्ट है कि आप उसको, भी होते हैं सदीक जान ने हमें फॉलो नहीं, वो अब बहुत लोग हैं ऐसे जो लोगों को फॉलो करते हैं। हमारी क्या हैसियत और औकात है, ये इन्हीं लोगों की एक मोहब्बत है कि वो आपको फॉलो कर रहे होते हैं, आपको आपकी चीज़ों को शेयर कर रहे होते हैं। तो आप इतना तो कर सकते हैं ना कि कम से कम आप उनको फॉलो बैक कर लें। तो मैं तो वो हूँ जो 40-45 हज़ार लोगों को फॉलो करता हूँ। कई ऐसे अकाउंट्स हैं, मेरे ऊपर बहुत सारे केस बने और चले और चल भी रहे हैं। उनमें से एक मुझे कहा गया कि आप उन अकाउंट्स को फॉलो कर रहे हैं जिनके फॉलोअर किसी के 5 हैं, किसी के 10 हैं, किसी के 15 हैं, और वो जो है फ़ौज के ख़िलाफ़ बहुत नेगेटिव वो प्रोपेगेंडा करते हैं और झूठे इल्ज़ामात लगाते हैं। मैंने, जब मुझे उस इंक्वायरी में बुलाया गया, मैंने कहा कि देखें, मेरे अकाउंट उठा के देखें कि मैं कोई 40 से 45 हज़ार लोगों को फॉलो करता हूँ। और मैं कई बार जो है ना, वो बैठे बैठे किसी दोस्त को अपना मतलब जैसे मुसद्दिक भाई हैं, किसी को दे देता हूँ। मैं कहता हूँ यार ये देखें कि DM बहुत सारे आए हुए हैं, इनमें से जिसने कहा हुआ है ना कि प्लीज़ मुझे फॉलो बैक कर लें, तो आप इनको फॉलो बैक कर लें। तो ये मैं ये नहीं देखता। बहुत दफ़ा आप हम जाएं आपके ट्वीट पे तो नीचे भी लोग लिख रहे होते हैं सदीक भाई प्लीज़ फॉलो बैक। हाँ, मैं कर लेता हूँ। यानी मैं अच्छा, आजकल मैंने थोड़ा सा इसलिए रोका हुआ है कि ना निस्बतन कम करता हूँ। इसलिए नहीं कि मैं ये समझता हूँ कि मैं कम लोगों को फॉलो करूं, इसलिए नहीं, इसलिए वो मैंने रोका हुआ है कि कुछ बाकी ऐसे अकाउंट्स हैं जो तहरीक इंसाफ के भी नहीं हैं, जो किसी और पॉलिटिकल पार्टी के भी नहीं हैं, और उनका को पता भी नहीं है कि वो कहाँ से चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, और वो ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं जिससे ये लगता है कि आप उनको फॉलो बैक करके आप उनको प्रमोट कर रहे हैं। वरना मैं तो दिन में 200, 300 अकाउंट्स को फॉलो करने वाला बंदा हूँ। और ये चीज़ें तो मैंने इसलिए उस अकाउंट को रिस्पॉन्ड नहीं किया कि आप रिस्पॉन्ड करेंगे तो आप उसकी रीच को बढ़ाएंगे। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि उन्होंने 2 इल्ज़ामात लगाए हैं। अब क्योंकि आपने सवाल कर लिया है तो मैं दोनों का आपको जवाब दे देता हूँ। एक, उन्होंने ये एक वीडियो लगाई कि जी ये रिजवान गिलज़ई और सदीक जान CM हाउस में क्या कर रहे हैं। ठीक है। वो हुआ, ये भी लिखा हुआ था कि हर हफ्ते आ जाते हैं, हाँ, चौथे दिन आ जाते हैं। हाँ, अच्छा,
अच्छा, उसमें ना ये हुआ कि पहले अली अमीन गंडापुर साहब की टीम की तरफ से एक इल्ज़ाम लगाया गया हमारे ऊपर कि हम जो है वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है वो करवा रहे हैं केपी के अंदर। हम जो है वो कोई तनख्वाह भी लेते हैं पर मंथ और केपी हाउस में हमें कमरा भी मिला हुआ है। फिर इसी तरह से अब उन्होंने जो 2 इल्ज़ामात लगाए हैं उनमें से एक ये लगाया है कि हम जो है वो कोई लिफाफा भी लिया, उस पर भी मैं आता हूँ। देखें, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि कल हुआ ये कि रिजवान गिलज़ई साहब का काम था पेशावर में एक, और रिजवान गिलज़ई साहब ने मुझे कहा कि जी चलने तो चलें। अच्छा, मैंने रिजवान गिलज़ई साहब को कहा कि उन्होंने कहा जी मैं ज़ोहर के बाद निकलूँगा, तो मैंने कहा यार मैं ज़ोहर तक जागता रहा, तो मैंने ज़ोहर के बाद उनको मैसेज किया कि यार रिजवान गिलज़ई साहब मैं नहीं जा सकूँगा, मैं तो अब सोने लगा हूँ 3-4 घंटे के लिए, तो आप जो है ना अकेले चले जाइएगा। तो उन्होंने मुझे रिप्लाई किया हुआ था कि नहीं, अब अफ्तारी के बाद निकल जाएंगे। खैर हम गए, उनका एक काम था, और कल हमारी सीएम साहब से मुलाकात भी हुई, सुहेल आफरीदी साहब से, और हमने खाना उनके साथ खाया। ठीक है। अच्छा, जब हम उठ के आए, और ये सुहेल आफरीदी साहब का नहीं, उनका एक ना उनकी एक आदत है कि कोई भी मेहमान आए तो ये पश्तून कल्चर भी इसी तरह का है, सिंधियों में भी ये बहुत ज़्यादा है, सराइकियों में भी ये बहुत ज़्यादा है, बाकियों में भी होगा। ये ना हो कि सईफ़ा खटक की तरह कोई वो कहें कि मैं शायद पंजाबियों को और उनको उर्दू स्पीकिंग के बारे में ये नहीं कह रहा, बाकियों का भी होगा, लेकिन इनका तो मुझे, क्योंकि सराइकी मैं खुद हूँ, केपी में बहुत ज़्यादा जाना होता है, और दूसरा मियाँ वाली से हैं तो रस्म और रवाज भी केपी के और मियाँ वाली के बिल्कुल लोगों के मिलते हैं। और सिंधियों में भी मैंने ये बहुत ज़्यादा देखा है कि वो इस तरह से हैं कि मेहमान को दरवाजे तक छोड़ने जाना है, तो वो हमें बाहर तक छोड़ने आए। जब हमें वो छोड़ने आए तो पीटीआई के 2 लोग जो हैं वो आए हुए थे, वो उनसे मिले, तो उनकी ना वो वीडियो बना रहा था कोई, उस वीडियो में नज़र आ रहा है कि क्योंकि हम उनको मिल के हमने कहा जी आप यहीं पे रुकें, हम चलते हैं, हम जा रहे हैं, और वो वीडियो बनती है, उसमें हम पीछे नज़र आ रहे हैं, तो वो ट्वीट हो गई कि जी ये सीएम हाउस आए हुए थे। तो सीएम हाउस हमको छुप के नहीं गए हुए थे, दिन दिहाड़े गए हुए थे, और जब आप सीएम हाउस जाते हैं तो ज़ाहिर है वो प्रॉपर एंट्री होती है, और एंट्री जो है वो गंडापुर साहब की टीम को तो बाद में पता चलता होगा, पहले तो भाई लोगों को पता चलता होगा, क्योंकि पहले आर्मी की चेक पोस्ट है, उसके ऊपर आईडी कार्ड जमा होते हैं, वहाँ एंट्री होती है, और उसके बाद आप सीएम हाउस जो है वो जा सकते हैं। और जब आप सीएम हाउस जाते हैं वहाँ आपकी एंट्री होती है, तो ओपन है, कोई ये इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और उसके बाद जी हमने खैर एक उन्होंने वो वीडियो लगाई, और उन्होंने कहा जी ये सीएम हाउस आए हुए थे, और ये वो, इससे पहले यही टीम जो अली अमीन गंडापुर साहब के लोग हैं वो ये इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि हम जो है वो मंथली लेते हैं और हम ट्रांसफ़र पोस्टिंग करवाते हैं। देखें, बात यह है कि ये पैसे लेने के इल्ज़ाम ना हमारे ऊपर इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं लगा सकती, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान खान साहब का 3-3.5 साल का दौर था, एक मिनिस्टर नहीं कह सकता, और उन मिनिस्टर्स में से 20-25 तो ऐसे हैं जो पीटीआई छोड़ चुके हैं और जिनके ऊपर हम तनकीद करते हैं, एक मिनिस्टर ये नहीं कह सकता कि हमने कभी उसको कोई जाती काम कहा हो, कोई ट्रांसफर पोस्टिंग करवाई हो। हालांकि हम खान साहब से बहुत ज़्यादा मिलते थे, और जब आप प्राइम मिनिस्टर को मिल रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर भी इमरान खान जैसा हो, तो फिर ब्यूरोक्रेसी भी देख रही होती है कि यार ये वज़ीर-ए-आज़म के बहुत करीब हैं, ठीक है। तो आप जिस भी दफ्तर में चले जाएं, जो काम, और इस्लामाबाद के अंदर बदकिस्मती से ऐसे मीडिया के अंदर भी कुछ लोग मौजूद हैं जो ट्रांसफर पोस्टिंग करवाते हैं और उसके पैसे लेते हैं, और बहुत सारे काम करवाते हैं और उसके पैसे लेते हैं। अच्छा, तो खान साहब के 3.5 साल दौर में, और खान साहब के साथ हमारी शायद वो जो एक रिस्पेक्ट का एक तल्लुक था और वो बड़ी शफकत करते थे, उसकी एक वजह भी यही है कि उन्हें हमारा पता था कि हमने कभी उनको या उनकी टीम को कोई जाती काम नहीं कहा था। फिर आ जाए, हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगता था कि हम ISI के पेरोल पे हैं, हम ISPR के पेरोल पे हैं, हम एजेंसियों से वो लेते हैं, और अल्लाह ताला का करोड़ा एहसान है कि जो हम पे ये झूठे इल्ज़ाम लगाते थे, इस वक्त वो सारे के सारे, कोई PTV में काम कर रहा है, कोई इस्टेब्लिशमेंट के जो खुफिया डिजिटल मीडिया के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें काम कर रहा है, किसी को प्राइवेट चैनल में रखवाया गया है। अल्लाह ताला का करोड़ा एहसान है कि हम एजेंसीज, हुकूमत, किसी पॉलिटिकल पार्टी से 1 रुपए के भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रवादार नहीं है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रवादार नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये इल्ज़ाम तो हमारे ऊपर इस्टेब्लिशमेंट नहीं लगा सकती। निकालें ना इमरान खान के दौर की चीज़ें, ISI की चीज़ें निकाल लें, बड़ा जनरल फैज़ का इल्ज़ाम लगता है, जनरल फैज़ की चीज़ें निकाल लें कि जनरल फैज़ के और नीचे, और मैंने एक बार एक वाक़या सुनाया, उसको इन्होंने उठा के और फिर तोड़ मरोड़ के पेश किया। उसमें मैंने बताया था कि सिर्फ एक बार ऐसे हुआ कि मुझे पैसे देने की कोशिश की गई ईदी के नाम पे, और अल्लाह ताला का करोड़ा एहसान है कि मैंने वापस कर दिया कि नहीं, ठीक है। और मैंने उसमें क्या बताया था कि जब मुझे कहा गया कि ईदी है, तो मैंने कहा जी ये पैसे है ना भाई, गलत है ना, ईदी के नाम पे। अच्छा, अब आ जाए इस बात पे कि ये तो मैंने आपको बता दिया कि हम इमरान खान साहब के बतौर वज़ीर-ए-आज़म का दौर हो,
उस वक्त हम बड़े आंख के तारे समझे जाते थे इस्टेब्लिशमेंट के, ठीक है। और आर्मी चीफ आपका जिक्र कर रहा हो, उस वक्त भी अल्लाह ताला का करोड़ा एहसान है कि हम 1 रुपए के रवादार नहीं हैं।